गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम परावैद्युतांक माध्यम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वायु तथा निर्वात में तथा परावैद्युतांक माध्यम में दोनों की उपस्थिति में दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाले बल के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। आइए समझते हैं। हमें पता है कि जब कूलाम का नियम हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई दो विद्युत द्विध्रुव है जिनके परिमाण तो या मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन जिनके बीच की जो दूरी है, जिनके जो आवेश है वो विपरीत है और उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, Q1 Q2, यानी दोनों ही आवेश का गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह हटाकर हमने एक नियतांक लगाया था, एक कांस्टेंट लगाया था जिसका वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन वर्ड याद रखिएगा, ये पूरी तरह से ई नहीं है, ई की जगह इसे थोड़ा कर्व देकर हम बनाएंगे, इस तरह से ये बनता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट वर्ड यहाँ लगाया जाता है, 0 जैसा सिंबल। तो एप्सिलॉन नोट क्या शो करता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब दोनों आवेश जो है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, जो विद्युत द्विध्रुव है उनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, उनके बीच में क्या है, वायु या निर्वात है। तब तो वायु या निर्वात होने के कारण इनके बीच का जो विद्युत बल है वो क्या होगा, तो यहाँ पर उसकी जो विद्युतशीलता होगी वो कितनी होगी, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आवेश के बीच में कोई दूसरा माध्यम भर दिया जाए, मतलब दो द्विध्रुव है उसके बीच में कोई लिक्विड या कोई सॉलिड है ना, या कोई जेली सब्सटेंस या कोई ऑयली सब्सटेंस, या सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि वायु या निर्वात को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम आ जाता है, तो दोनों माध्यम के बीच में क्या होगा, जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नोट न लगाते हुए हम क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन। याद रखिएगा कि एप्सिलॉन किससे लगेगा, जब द्विध्रुव के बीच में कोई माध्यम उपस्थित हो, और एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है कि जब ये वायु या निर्वात में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परावैद्युतांक होगा वो K माना जाएगा, तो हमें इसके बीच का रिलेशन दिखेगी कि परावैद्युतांक K बराबर क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी माध्यम के अंदर विद्युत का प्रभाव क्या है दोनों के बीच में विद्युत बल क्या होगा, और ये एप्सिलॉन नोट मतलब जब कोई माध्यम नहीं है तब इनकी विद्युतशीलता कितनी होगी। आपको मैं बता दूं कि जब वायु या निर्वात में हम देखेंगे तो दोनों के बीच में जो विद्युत बल है या विद्युतशीलता है दोनों की वो अच्छी होगी, मतलब कि जैसे ही माध्यम भरेंगे या कोई माध्यम बीच में रख दिया जाता है तो विद्युतशीलता घटने लग जाती है। ठीक है, मतलब अगर बीच में कोई माध्यम आ जाता है तो दोनों के बीच में जो विद्युतशीलता है प्लस और माइनस आवेश के कारण वो धीरे धीरे कम हो जाती है माध्यम बीच में आने के कारण। तो इस K को हम कहेंगे परावैद्युतांक, जो कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अब मान लीजिए कि ये तो वो बल था जब दोनों द्विध्रुव के बीच में कोई माध्यम नहीं था, लेकिन अगर दोनों द्विध्रुव के बीच में, यानी कि द्विध्रुव मतलब यहाँ पर दोनों ध्रुव को इंक्लूड करके हम त्रिध्रुव वर्ड यूज कर रहे हैं, तो दोनों मतलब प्लस और माइनस, द्विध्रुव के अंदर दो आवेश है प्लस और माइनस, तो इस द्विध्रुव के दोनों आवेश के बीच में अगर कोई माध्यम भर दिया जाता है तो उनके बीच में लगने वाला बल का मान बदल जाएगा, क्योंकि वायु निर्वात में जो विद्युतशीलता है वो अलग है और माध्यम के कारण अलग है, तो बल का मान कम ही होगा, हमें पता है। तो एफ डैश इक्वल टू, इसको हमने डैश करके या कॉम्प्लीमेंट लगाकर पढ़ेंगे, तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि कोई माध्यम आ चुका है। Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल टू, अब अभी हमने देखा कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, एप्सिलॉन लिखिए, या फिर इसका मल्टीप्लाई अगर एप्सिलॉन नोट का K में मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एप्सिलॉन के बराबर होगा, तो एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन नोट K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाय R²। अब हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन देखनी है कि जब निर्वात में था तब बल क्या था और जब माध्यम भरा
तो क्या बल हुआ, तो दोनों के बीच का जो संबंध है वो एफ डैश अपॉन एम, मतलब इसको इससे भाग दे देंगे तो भाग देने पर एफ डैश अपॉन एफ और RHS में ये पूरा टर्म अपॉन ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो फाइनली सभी टर्म्स एक दूसरे से कट जाएंगे, सिंपली बचेगा 1 अपॉन के। इसका मतलब है दोनों आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर कोई माध्यम भरा जाता है तो विद्युतशीलता घट जाती है। आपको पता है कि अगर इस F का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूं तो जो नया बल होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन के, यानी कि 1/k होगा किसके, पुराने वाले बल के, यानी कहीं ना कहीं जो भी पराविद्युतांक होगा उस माध्यम का वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पुराना बल था और विद्युतशीलता कहीं ना कहीं घटेगी। ठीक है, और जो घटेगी कितने गुना घटेगी, तो हम कहेंगे 1/k गुना घटकर रह जाती है। ठीक है, और ये जो पराविद्युतांक है वो क्या है, एक विमाहीन राशि है और इसके माध्यम से आप आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक मतलब क्या, दो माध्यम के बीच का संबंध आप निकाल सकते हैं जिसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्योंकि माध्यम का जो पराविद्युतांक है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की विद्युतशीलता की निष्पत्ति के बराबर होता है। माध्यम रखेंगे तब क्या होगा, और वायु या निर्वात में उसका संबंध क्या होगा, उन दोनों के बीच के परस्पर संबंध पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर वायु के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है, जबकि अन्य माध्यम के लिए k का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। आपकी बुक में यहाँ पर कुछ हमें डाटा गिवन है जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वायु और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सभी में विद्युतशीलता क्या है। ठीक है, पराविद्युतांक का मान क्या है, तो याद रखिएगा वायु निर्वात के लिए हमेशा k = 1 लेते हैं हम लोग, आगे डेरिवेशन में काम में आएगा। और नॉर्मल किसी और पराविद्युतांक, अगर किसी माध्यम का पराविद्युतांक देखना है तो वो हमेशा 1 से अधिक ही होगा। ठीक है, तो ये आपको डेरिवेशन में टर्म यूज होता है। जनरली हम डेरिवेशन में ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो द्विध्रुव है वो वायु तथा निर्वात में है, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर हमें मानना पड़ता है कि अगर उनके बीच में माध्यम है तो हम वहां पर एप्सिलॉन लेकर चलते हैं, एप्सिलॉन नोट यूज नहीं करेंगे। अब हम सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी ज्ञात कर लिया था। अब हम आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक एक बिंदु आवेश देखा था, है ना, और उसके अलावा एक दूसरा आवेश जो धनात्मक आवेश, जैसे कि हम द्विध्रुव में देखते हैं, या फिर उन निकाय को हल करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक आवेश न होते हुए कई सारे आवेश हो, जैसे कि कोई धातु का गोला है, ठीक है, उसे हमने आवेशित कर दिया, तो अब बताइए कि उस धातु के गोले पर जो बहुत सारे आवेश होंगे वो किस तरह होंगे, तो वो उसकी सरफेस पर इस तरह से होंगे, सतह पर धातु के गोले की। तो जब बहुत सारे आवेशों की बात की जाती है तो हम उस आवेश के वितरण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि आवेश का जो वितरण होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो आवेश का जो वितरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला वितरण है रैखिक आवेश। रैखिक आवेश घनत्व, जिसको आप कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। रैखिक आवेश का मतलब होता है, रैखी मतलब सीधी रेखा में। अगर कोई तार है और उस पर आवेश, बहुत सारे आवेश का हमें वितरण करना है, तो वो कुछ इस तरीके से समान दूरी पर और उस तार या चालक जो भी होगा उसके ऊपर समान दूरी पर और इस तरीके से वितरित हो जाते हैं। ऐसे आवेशों को हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि आवेशों को रेखा में, सीधी रेखा में डिस्ट्रीब्यूट करना या वितरित करना। रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल याद रखिएगा, इसे लैम्डा कहते हैं। लैम्डा का मतलब होता है रैखिक आवेश घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी कि कितने लंबाई के तार में कितने आवेश हैं। आपने देखा होगा कि घनत्व का मतलब क्या होता है। जनरली इस टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो मास
अपॉन वॉल्यूम में आप ये देखते हो कि कितनी जगह के अंदर, कितने बॉक्स के अंदर कितना मास आ चुका है या कितनी क्वांटिटी है। इसी को आप क्या कहते हो, डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ना है, यानी कि लीनियरली रैखिक दिशा में आपको आवेशों को रखना है और उसका घनत्व निकालना है। तो घनत्व क्या होता है, कितने आवेश कितनी लंबाई में उपस्थित है, यानी कि इसको हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू। क्यू मतलब जितने भी आवेश इस पर यूनिट लेंथ के अंदर आ गए, यानी कि कुल लंबाई लेना हो या जितनी भी लंबाई लेनी हो, तो कितनी लंबाई के अंदर कितने आवेश आ चुके हैं उसे हम कहेंगे रैखिक आवेश घनत्व। जैसे नॉर्मली कोई घनत्व की बात आती है तो हम देखते हैं कि कितने आयतन के अंदर कितना मास है, ठीक है, उसे हम कहते हैं घनत्व। अब यहाँ पर रैखिक घनत्व का मतलब होगा कितनी लंबाई में कितने आवेश हैं, उसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर हमें टोटल आवेश निकालना है कि इस लंबाई में एल लंबाई के तार तक कितने आवेश है, तो वो कैसे निकाला जाएगा, एल लैम्डा इंटू एल। ठीक है, उसी तरह दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि एक तो आप लीनियर यानी कि रेखिक के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा है आप सरफेस के बारे में पढ़ते हो, और तीसरा है आप आयतन के बारे में पढ़ते हो। मतलब एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ये एक विमीय सीधे सीधे तार के बारे में पढ़ना, और पृष्ठीय यानी कि किसी भी पृष्ठ या सरफेस को हम द्विविमीय कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी आवेश को किसी पृष्ठ पर जमा दें, मान लो ये कोई सतह है, इस पर हम आवेश रख देते हैं, बहुत सारे आवेश हमने यहाँ पर रख दिए, तो इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। अगर वो सीधी सीधी रेखा में जमे हुए हैं सारे आवेश, प्लस भी लगा सकते हैं आप, प्लस माइनस से भी, और क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आवेश किसी पृष्ठ पर वितरित है, तो एक समान दूरी पर सभी आवेश एक दूसरे से विपरीत है, तो इस तरह से कितने यहाँ पर कितनी लंबाई में कितने आवेश थे, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, चूंकि ये पृष्ठ है तो पृष्ठ का आप लंबाई में नहीं मापेंगे, पृष्ठ को आप किस में मापेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब इसमें आप एरिया देखते हैं हमेशा, मीटर स्क्वायर, है ना, तो कितने मीटर स्क्वायर एरिया में कितने आवेश है, उसे हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। यहाँ पर रेखिक था, यानी कि कितनी लंबाई में कितने आवेश हैं, तो वो रेखिक आवेश घनत्व हुआ। पृष्ठ के लिए आप कितने मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, क्योंकि पृष्ठ है तो इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों ही है, एक प्लेन सतह है, तो कितने कितने मीटर स्क्वायर एरिया में कितना आवेश है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे घनत्व को, इसे हम ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये सिग्मा का सिंबल बना के, सिग्मा बराबर क्या होगा, आवेश, जितना भी आवेश है, कहाँ है वो आवेश, एरिया में, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका अगर मान निकाला जाए कि मान लो कि ए नाम का कोई एरिया है इस आवेश में, छोटा सा एक सरफेस ले लेते हैं हम, और यहाँ पे इतना इतना एरिया इसका ए है, तो इस ए एरिया में कितने आवेश यहाँ पर है उसका घनत्व बताइए। तो क्या होगा, रो इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और यहाँ पर हमें कुल आवेश बताना है, तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए कर देंगे। ठीक है, अब आप इसके बाद इसका मात्रक की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि यह लंबाई है, जबकि इसका क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होगा। अब हम इसके बाद तीसरा आयतन पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश मतलब जैसे कि एक विमीय, द्विविमीय कोई आवेश है जो इस तरह से, एक बक्सा है, इसका उदाहरण लेते हैं, क्योंकि बक्सा एक कैसे आकृति होता है, आयतन के रूप, मतलब त्रिविमीय आकृति होता है, जिसके अंदर आप कुछ भर सकते हो, जिसका एक आयतन होता है, इसके अंदर आप कुछ फील कर सकते हो, तो वो आयतन कहलाता है। तो जिसका वॉल्यूम होगा, ऐसी कोई
ऑब्जेक्ट होगी उसके ऊपर आवेश अगर बिछाना है मुझे तो कुछ इस तरह से होगा, इसकी हर एक सरफेस पर आवेश होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगी कि इसके अंदर अंदर एक कोने के अंदर कुल Q नाम का आवेश भरा हुआ है, टोटल आवेश Q भरा है। ठीक है, तो अगर इसका मुझे आवेश घनत्व निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसे हम इस आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करेंगे रो से। ठीक है, यहाँ पर इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। रो इक्वल टू क्या होगा, Q बटे, अब देखिए यहाँ पर तो L था, यहाँ A था एरिया, और यहाँ पर क्या है, आयतन है, मतलब वॉल्यूम लगेगा। तो रो इक्वल टू Q, और वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब से। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब होगी। और अगर मुझे इस जो आयतन है, इसका जो भी आयतन होगा, V आयतन के इस बक्से के अंदर कुल आवेश की गणना करनी है, तो वो आवेश क्या होगा, Q इक्वल टू रो इंटू V। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम तीनों आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो वो वाला टॉपिक हम इसमें क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।